मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया। घबराहट में मैंने मदद के लिए फोन पकड़ा, लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था और फोन चट्टानों की एक दरार में गिर गया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने दांत पीसकर जख्म से जहर चूस लिया। जितना हो सका होश में रहते हुए मैंने खुद को जंगल में बने केबिन तक दौड़ने के लिए मजबूर किया। मैं बाहर गिरकर जंगली जानवरों का शिकार नहीं बन सका था। जल्द ही मेरी सांसें उथली हो गईं और मेरा दिमाग धुंधलाने लगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका और पूरी तरह बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक कोमा में रहा। मेरे आश्चर्य की बात है, मैं मरा नहीं था। मेरा जख्म भी लगभग ठीक हो चुका था, लेकिन पक्का करने के लिए मैंने अस्पताल जाकर जांच कराने का फैसला किया। तभी मैंने अपनी कार पर जमी धूल देखी। मैंने जल्दी से खिड़की साफ की, ज्यादा नहीं सोचा और सीधे शहर की ओर चला। लेकिन शहर में घुसे ही मेरा दिल डूब गया। सड़कें पूरी तरह खाली थी। जो जगह हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी, वहाँ अपरित्यक्त सामान बिखरा पड़ा था। मैं करीब गया और जमीन पर एक लाश देखी। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी। उसके आसपास मक्खियां मंडरा रही थी, जिससे पता चलता था कि वह लंबे समय से मर चुकी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि चीजें मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खराब थी। मैं जल्दी से कार में वापस गया और घर की ओर चल पड़ा। रेडियो सुनने पर मुझे पता चला कि मैं 3 हफ्तों तक बेहोश था। उस दौरान एक घातक वायरस दुनिया भर में फैल गया था। ये तेजी से फैला, इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी और मानवता विलुप्ति के कगार पर थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं जल्दी से घर पहुंचा, लेकिन जब मैंने अपने माता पिता की लाशें देखी तो मुझे सच का सामना करना पड़ा। मुझे लगा कि शायद और भी बचे हुए लोग हों, इसलिए मैंने शहर में खोज शुरू की, लेकिन मुझे हर जगह सिर्फ खंडहर मिले। मैंने बड़े शहर की ओर गाड़ी चलाने और खोज जारी रखने का फैसला किया। हालांकि शहर में भी अजीब सन्नाटा था। कई उपकरण अभी भी चल रहे थे, लेकिन चमकती रोशनी और यह शांत माहौल अजीब तरह से भयावह लग रहा था। आखिरकार मैंने हार मान ली। थकर चूर मैं 5 सितारा होटल गया और गर्म पानी के झरने में नहाया। फिर मैं अपने कमरे में लौटा, नग्न, और अपने लिए एक ड्रिंक डाली, डबल। तभी मुझे पता चला कि वहाँ और भी बचे हुए लोग थे। मैंने शर्मिंदगी में जल्दी से खुद को ढक लिया। उनकी बातों से मैंने आखिरकार सब कुछ समझ लिया। सरकार ने वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सभी टीके बेकार थे। वायरस की मृत्यु दर और संक्रामकता अनुमान से कहीं ज्यादा थी और मानवता को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि वे कैसे बचे। उस आदमी का मानना था कि हम चुने हुए हैं, चाहे वह प्रतिरक्षा के कारण हो या किसी और वजह से। उसने कहा कि अब हम जो चाहें सारा सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सहमत नहीं था। मुझे पता था कि आखिरकार पानी और बिजली खत्म हो जाएगी और ज्यादातर खाना खराब हो जाएगा। हमें अब जीवित रहने का तरीका ढूंढना था। ये सुनकर वह महिला रोने लगी और चली गई। उस आदमी ने समझाया कि उसने अपने परिवार को खोने के बाद हार मान ली थी। सौभाग्य से उस आदमी के साथ ने उसे आत्महत्या करने से रोक लिया था। मैंने उसे मेरे साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसे मना कर दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, सिवाय इसके कि मैंने वादा किया कि पहले मैं खुद को व्यवस्थित करूंगा और उसके लिए वापस आऊंगा। थोड़ी देर बाद ऊपर से 2 गोलियों की आवाज आई। अकेला छूटने पर मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और सब खत्म करने की सोची। तभी मेरी कार के सामने एक छोटा कुत्ता अचानक प्रकट हुआ। वह भी वायरस से बच गया था। उसने मुझे रोका और मुझे आत्महत्या करने से बचाया। मैंने उसे गोद लेने का फैसला किया। उसने मुझे कुछ उम्मीद दी। मैं लाइब्रेरी गया और जीवित रहने के कौशल सीखने लगा। सिर्फ अपने और उस कुत्ते के साथ मैं इस सर्वनाशी दुनिया में मुश्किल से जीवित रहा। 1 साल बाद मैं इस जीवन के साथ तालमेल बिठा चुका था। फिर एक दिन मुझे दूर से धुआं उठता दिखा।